नमस्कार दोस्तों, फोकस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज दशहरा का त्यौहार है, तो उस अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामना। और आज 2 अक्टूबर भी है, तो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो हम अब अपने टॉपिक पर आते हैं, जो चैप्टर, चूँकि आधुनिक भारत का इतिहास में मैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो टॉपिक था, उसमें भारत में पुर्तगालियों का आगमन, भारत में डचों का आगमन, भारत में अंग्रेज़ों का आगमन और भारत में फ्रांसीसियों का आगमन, ये चारों टॉपिक को मैं डिटेल्स में चर्चा किया हूँ। और मेरे वीडियो में ये चारों टॉपिक पर इतना डिटेल्स में मैं चर्चा किया हूँ कि कोई क्वेश्चन अगर आता है तो आसानी से उसे हल किया जा सकता है, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, स्टेट पीसीएस हो, या वनडे का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे, बैंक, एसआई माने सब इंस्पेक्टर, जो भी एग्ज़ाम हो वनडे मैच का, उसमें भी आसानी से उसमें जो क्वेश्चन आएगा उसमें हल किया जा सकता है, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और एक उसके बाद जो टॉपिक है, जो कन्फ्यूजिंग पार्ट है आधुनिक भारत के इतिहास का, जिसमें अक्सर विद्यार्थी इसको छोड़ दिया करते हैं, चूँकि कन्फ्यूज कर देता है कि कैसे हम प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध में किनसे लड़ाई हुई, कौन जीता कौन हारा, क्या उसमें जो कुछ कन्फ्यूजन जो पैदा हो जाता है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इस तरह से तीनों कर्नाटक युद्ध को मैं कहानी की तरफ से इस तरह से चर्चा करेंगे, इस तरह बताएंगे कि हमेशा के लिए याद रहेगा और उसको आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसको आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले हम तीनों कर्नाटक का प्रथम युद्ध पर चर्चा करेंगे विशेष रूप से, लेकिन आज का मेरा टॉपिक है कर्नाटक पर प्रथम युद्ध का चर्चा करने का। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि तीनों कर्नाटक युद्ध, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध एक नज़र से देखते हैं, ताकि याद करने में आसानी होगी। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, काल या समय कि कब हुआ था। द्वितीय, इसको चार्ट के द्वारा हम देखते हैं, एक नज़र में आसानी होगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो कारण और संधि, ये तीनों हम एक नज़र में देख लेंगे तो आसानी होगा इसको कन्फ्यूजन दूर करने में। जो कन्फ्यूजिंग पार्ट है उसको समझने में आसानी हो जाएगा। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो समय है वो 1746 से 48 का है। और क्यों हुआ था, क्या कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का मामला था। ऑस्ट्रिया जो यूरोप का एक देश है, उत्तराधिकार का मामला। और किस संधि से समाप्त हो गया? इसको एला सेपेल भी कहते हैं और एक्सला सेपेल। एक्सला सापेल
माने 1746 ले प्रारंभ हुआ प्रथम कर्नाटक युद्ध। और क्यों हुआ, क्या कारण था, तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का मामला था। जो विदेश में हमारे यूरोप महादेश में जो है ऑस्ट्रिया देश, वहाँ का उत्तराधिकार का मामला से कर्नाटक युद्ध हुआ था प्रथम। और संधि किस संधि से समाप्त हुआ था, एक्सला-शापेल, ये हुआ प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इसका टाइम है 1749 से 1754। 1749 से 1754। अब इसका कारण क्या था द्वितीय कर्नाटक युद्ध का, हैदराबाद और कर्नाटक राज्य के उत्तराधिकार का मामला, उत्तराधिकार का मामला, ये हो गया द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और किस संधि से समाप्त हुआ था, तो पांडिचेरी का संधि, पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी, एक्सला-शापेल की संधि, पांडिचेरी की संधि। अब तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसका समय 1 साल खाली इसमें बाकी रहा, 1 साल का समय। इसके बाद देखिए 1749 से 1754, 55 में होता, 1756 में स्टार्ट होता तीसरा, 1756 से 1763, 1756 से 1763। इसका कारण था, देखिए यहाँ सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय यूरोप में हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध। यहाँ आइए जो है किस संधि से समाप्त हुआ, पेरिस की संधि, पेरिस की संधि। ऊपर हम संधि लिखे हुए हैं, एक्सला-शापेल, पांडिचेरी की संधि, पेरिस की संधि। तो इसको हम ए पा पे से याद रख सकते हैं, ए पा पे। ये तीनों एक नज़र में हम बता दिए। कर्नाटक का युद्ध, ये तीनों, जैसे प्रथम कर्नाटक का युद्ध, इसका समय 1746 ले 48, और कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का मामला, संधि एक्सला-शापेल से ये समाप्त हो गया ये युद्ध। द्वितीय कर्नाटक का युद्ध 1749 से 54, और ये जो है हैदराबाद और कर्नाटक के राज्य के उत्तराधिकार का मामला। बस मात्र दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है हमारे देश के अपने जो सूबा थे हैदराबाद और कर्नाटक, यहाँ का मामला था। अन्यथा 2 युद्ध, प्रथम और तृतीय, ये दोनों विदेश यानी यूरोप महादेश में ही इसका कारण छिपा, मतलब कारण था। यहाँ इंडिया से इसको संबंध उतना नहीं था। ये सिर्फ हमारा द्वितीय जो कर्नाटक का युद्ध है वो हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकार का मामला जो कारण बना, ये भारत का मात्र द्वितीय के लिए, न तो दोनों युद्ध जैसे प्रथम और तृतीय युद्ध कर्नाटक का, ये यूरोप महादेश में इसका कारण था। और तो हम एक नज़र में हम देख लिए प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। अब हम आते हैं भारत के प्रथम कर्नाटक युद्ध पर डिटेल्स में इसको चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है कर्नाटक का प्रथम युद्ध। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में कोई भी शक्तिशाली मुगल बादशाह नहीं रहे, और उसे कारण जो है कुछ राज्य जो है, जो खासतौर से दक्षिण का सूबा भी अर्ध स्वतंत्र हो गए थे, और नियंत्रण जो है ढीला पड़ गया था मुगल बादशाह का। उस समय से जो अपना अपना जो क्षेत्रीय राज्य था अपना अपना शक्ति को
बढ़ाने लगे और अर्ध स्वतंत्र हो गए। यहीं से कहानी प्रारंभ होता है। पहले तो हम ये जान लें कि कर्नाटक, जो कि दो व्यापारी कंपनियां लड़ रही थी अपने आप में, कर्नाटक का युद्ध है क्या? कर्नाटक का युद्ध जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा का युद्ध है, एकाधिकार का युद्ध है। जो दोनों चाहती थी कि हम रहें तो हम रहें, माने एकाधिकार अपना चाहते थे कि व्यापार पर मेरे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती कि मेरा व्यापार पर एकाधिकार हो और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया चाहती थी कि मेरा व्यापार पर एकाधिकार हो। यानी प्रतिस्पर्धा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के प्रतिस्पर्धा का ये युद्ध है। और हम पहले ये जान लें कि कर्नाटक का युद्ध क्यों को बोलते हैं। जब दोनों विदेशी कंपनी हमारे देश में व्यापारी कंपनी एक लड़ाई अपने में व्यापारी कंपनी लड़ रही थी, तो फिर इसको कर्नाटक का युद्ध क्यों कहते हैं? क्या कारण है कर्नाटक का युद्ध कहने? चूँकि इसलिए कि कर्नाटक में ही ये युद्ध हुआ था। तो इसको बेसिक रूप से हम ये जानते हैं कि आज का कर्नाटक और पहले कर्नाटक में क्या अंतर है। देखिए यहाँ जो है ये हम बता देना जरूरी है कि आज के कर्नाटक और पहले कर्नाटक में क्या अंतर है। केरल और पहले जो है कर्नाटक जो है पांडिचेरी, ये पांडिचेरी फ्रांसीसियों का हेडक्वार्टर था और ये मद्रास, आज इसको हम चेन्नई बोलते हैं, आज इसको हम पुदुचेरी बोलते हैं। चूँकि 1746 की बात है तो मैं 1746 पर चर्चा करूंगा, तब बात जो है स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। और ये दोनों जो है देखिए उस समय कर्नाटक जो है, ये जो कोरोमंडल तट है इसको हम कोरोमंडल तट बोलते हैं, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, ये कोरोमंडल तट में है मद्रास और पांडिचेरी। और ये जो है कर्नाटक, कर्नाटक कर्नाटक आज का देखिए ये 1746 का कर्नाटक है। ये बेसिक यही है कि 1746 का कर्नाटक कौन है और आज का कर्नाटक कौन है। देखिए केरल के ऊपर देखिए यहाँ कर्नाटक, आज का वर्तमान का जो कर्नाटक है यहाँ कर्नाटक को मिलेगा वर्तमान में, लेकिन 1746 का कर्नाटक ये है। और उसके बाद हैदराबाद है, यहाँ हैदराबाद, ये जो एरिया होता था मुगल बादशाह में, ये दक्कन का एरिया बोलते हैं इसको हम, दक्कन। ये मुगलों का एक सूबा हुआ करता था, मुगल बादशाह का जो क्षेत्र था इसको दक्कन हम बोलते हैं। और ये जो एरिया है कर्नाटक, 1746 का कर्नाटक, ये कंसेप्ट है। आज का कर्नाटक यहाँ है और 15 अगस्त 1947 भारत के आज़ाद होने के बाद इसको हम कर्नाटक बोलते हैं। देखिए केरल के बाद कर्नाटक, तब महाराष्ट्र, यहाँ गोवा है, केरल के बाद कर्नाटक, इसके बाद महाराष्ट्र है। ये आज वर्तमान का कर्नाटक, इसको मैं वर्तमान का कर्नाटक बोल रहा हूँ। और 1746 का कर्नाटक देखिए यहाँ है, ये बेसिक है। ये प्रश्न आ सकता है, चूँकि ये ऐसा है प्रश्न अक्सर 70% जो विद्यार्थी जो सीरियस रूप में तैयार करते हैं तो वहाँ तक तो फैक्ट्स के आधार पर पहुँच जाते हैं कि कौन कहाँ क्या है नहीं है सब तो याद कर लेते हैं। लेकिन जो 10% में जो सिलेक्शन होता है, 70 से 80% के बीच में जो क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, जो सिलेक्टेड उम्मीदवार कंपटीशन में बनते हैं भारत के या हमारे राज्य कोई भी कंपटीशन हो, कम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो 10% में ये जानने के लिए मैं यहाँ कंसेप्ट बता रहा हूँ कि 1746 का कर्नाटक और आज का देखिए कर्नाटक, दोनों में अंतर। प्रश्न आ जाते क्या 1746 में कर्नाटक मालाबार तट में था, चूंकि इसको मालाबार तट बोलते हैं, ये मालाबार तट हो गया, मालाबार तट। और ये कोरोमंडल तट, देखिए
कोरोमंडल तट जो है 1746 में कर्नाटक था, और आज जो मालाबार तट में कर्नाटक, देखिए मालाबार तट में कर्नाटक हो गया। तो ये अंतर है, यही बेसिक है। बुक में फैक्ट्स है, लेकिन पूरे अध्ययन करने के बाद तब समझ में आता है कि नहीं 1746 का कर्नाटक कहाँ था और आज का जो वर्तमान में कर्नाटक वो कहाँ है। ये तो कर्नाटक का प्रथम, पहले हमको बेसिक समझना कर्नाटक का युद्ध है क्या, कर्नाटक था कहाँ और दक्कन किसको बोलते हैं। तो मुगल बादशाह में मुगल का जो क्षेत्र है वो जो दक्कन देखिए यहाँ है, ये हैदराबाद। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि दोनों हेडक्वार्टर, पांडिचेरी जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर था, देखिए यहाँ है, और मद्रास जो है ये जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था। ये दोनों हेडक्वार्टर था। ये दोनों जो है कर्नाटक के नवाब, कर्नाटक के जो नवाब हैं अनवरुद्दीन, उनके अंतर्गत आता है। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, इनके क्षेत्र में दोनों हेडक्वार्टर आता है। मैं पिछले क्लास में मैं बताया हूं कि यूरोप में चूंकि 3 शक्तियां थी, सुपर पावर, महाशक्ति, उसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया। तो रसिया तो यहाँ व्यापार करने नहीं आई थी, लेकिन 2 कंपनी जो थी ब्रिटेन और रसिया, ब्रिटेन और फ्रांस, ये दोनों आपस में व्यापारिक कंपनी थी। आपस में लड़ाई और प्रतिस्पर्धा ही इनका प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण बना। पहले हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन का स्थिति क्या है। ब्रिटेन जो फ्रांस से लड़ने के लिए आतुर थे कर्नाटक का प्रथम युद्ध में, ब्रिटेन का स्थिति क्या है। तो एक्चुअल में ब्रिटेन के चारों तरफ जो यूरोप के देश था ब्रिटेन, ये ब्रिटेन जो है इसके चारों तरफ समुद्र था, कहीं कोई स्थल नहीं था। पहले समझने की बात है, इसके चारों तरफ अगल बगल जो भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब समुद्र था। कहीं भी यूरोप के ऐसा देश है कि यहाँ कोई भी स्थल नहीं था। तो चूंकि स्थल नहीं था तो पड़ोसी कोई इसको स्थल से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होता था। अब समुद्र, चारों तरफ समुद्र है, अब बीच में था ब्रिटेन, इसलिए इसकी नौ सैनिक शक्ति बहुत मजबूत थी, बहुत स्ट्रांग था। इस बात को लेकर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जानती थी। ये ब्रिटेन का स्टेटस मैंने बता दिया, क्योंकि आगे समझने में आसानी होगी। अब हम चलते हैं कि आखिर क्या था, क्या कारण था कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध का मेन कारण क्या था। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का मामला। उत्तराधिकार का मामला यूरोप का एक देश है, यूरोप के एक देश ऑस्ट्रिया है। वहाँ के जो राजा थे उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें कोई पुत्र नहीं था, उनको पुत्री थी। तो हुआ क्या कि कुछ क्षेत्रीय शक्तियाँ थी ऑस्ट्रिया के अगल बगल, तो ख़ास तौर से 2 जो सुपर पावर ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन चाह रहा था कि मेरे मन मुताबिक, कोई चाह रहा था कि पुत्री को ही गद्दी उत्तराधिकार दे दिया जाए, कोई चाहता था कि नहीं मैं दूसरा आदमी गद्दी पर बैठे ऑस्ट्रिया का। ये मेन लड़ाई हो गया वहाँ। और ये लड़ाई जो हो गया, ये ब्रिटेन चाहता था कि मेरे मन मुताबिक ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी हो। ब्रिटेन चाहता था कि मेरे मन मुताबिक हो और फ्रांस चाह रहा था कि मेरे मन मुताबिक हो। यही लड़ाई का कारण बना। अपने अपने माने लाभ के लिए, अपना लाभ, ऑस्ट्रिया
का उत्तराधिकार का मामला ब्रिटेन और फ्रांस दोनों में ऐसा लड़ाई का जो मामला बन गया कि ब्रिटेन चाहता था कि मेरे अनुसार हो यहाँ का उत्तराधिकार, माने उत्तराधिकारी जो बने वो मेरे अनुसार बने, ये ब्रिटेन चाहता था। और इसके उलट विपरीत में फ्रांस चाहता था कि नहीं मेरे अनुसार बने। यही जो है इसको लेकर हुआ, दोनों में आपसी मतलब कि टकराहट हुआ और टकराहट से ही युद्ध वहाँ चालू हो गया। हालांकि युद्ध 1740 से ही स्टार्ट हो गया, 1740, लेकिन इसका छींटा भारत में तो आना ही था, क्योंकि भारत में इनकी दोनों कंपनियां थीं। ये दोनों कंपनी का आका लोग बैठे थे यूरोप में, लेकिन दोनों कंपनियां भारत में व्यापार कर रही थी, तो इसका तो छींटा भारत में आना ही था। तो ये जो है उत्तराधिकार के मामला में दोनों लड़े, अपने मतलब फ्रांस और ब्रिटेन आपस में लड़ाई चालू हो गया इनको 1740 से। ब्रिटेन चाहता था कि मेरे मन के मुताबिक उत्तराधिकार मिले, कोई राजा बने ऑस्ट्रेलिया का, और फ्रांस चाहता था कि मेरे अनुसार बने, मेरे मन मुताबिक बने। सब अपने अपने दोनों अपने लाभ के लिए यहाँ लड़ाई स्टार्ट कर दी 1740 से। लेकिन चूंकि भारत में ये लड़ाई, चूँकि दोनों कंपनी जो थी ये भारत में व्यापार कर रही थी, और यहाँ भी प्रतिस्पर्धा था दोनों को कि हम व्यापार में एकाधिकार कर लें, हम अपना वर्चस्व रखें। फ्रांसीसी चाह रहे थे, अंग्रेज चाह रहे थे कि हम अपना वर्चस्व रखें यहाँ। तो यहाँ ये मामला पहुँचा 1746 में। 1746 मैं पहले ही एक नज़र में बताया था कि फ्रांस का जो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ 1746 से 1746 से 48, तो 1746 से 48, तो 1746 में यहाँ ये पहुँचता है। यहाँ 1746 में युद्ध का छींटा पहुंचा भारत में। उस समय पांडिचेरी, ये फ्रांसीसी कंपनी का हेडक्वार्टर था पांडिचेरी। ये पांडिचेरी, यहाँ का गवर्नर था डुप्ले, पांडिचेरी का, यानी फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। डुप्ले को ये बात मालूम था, ये मालूम हो गया कि चूंकि युद्ध छिड़ गया है फ्रांस में और ब्रिटिश में वहाँ, तो यहाँ भी युद्ध होना तय है। तो वो पहले ही से सतर्क हो गया डुप्ले, चूँकि बहुत दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था डुप्ले, जो फ्रांसीसी गवर्नर था। तो ये बात उस समय ब्रिटेन का यहाँ जो कंपनी था, ये जो मद्रास, यहाँ का गवर्नर जो थे वो निकोलस मोर्स थे। निकोलस मोर्स, इनके पास, ये मोर्स के पास ये डुप्ले गए। ये डुप्ले मोर्स के पास गए और बोले कि हम लोग व्यापार करने आए हैं भारत में, इसलिए हमारे देश में यूरोप में लड़ाई हो रही है, लेकिन हम लोग व्यापार करने हैं, हम लोग यहाँ लड़ाई नहीं चाहते, हम लोग लड़ाई से वंचित मान रहे हैं, मन हम लोग को लड़ाई नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव लेकर गया मोर्स के पास। लेकिन ये मोर्स जो है ना हाँ बोला ना बोला। डुप्ले प्रस्ताव लेकर गया ये मोर्स के पास, माने ब्रिटेन गवर्नर के पास, लेकिन ये हाँ बोला ना बोला। ये डुप्ले अनवरुद्दीन के पास भी गया था कि यहाँ शांति व्यवस्था रहना चाहिए, लड़ाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग व्यापार करने के लिए आए हैं डुप्ले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बीच में ऑस्ट्रिया का तो उत्तराधिकार था ही, लेकिन अब देखिए तत्कालीन कारण कैसे बनता है। तत्कालीन कारण इसका बनता है तत्कालीन कारण इसका बनता है कि इसको मदद करने के लिए ये फ्रांसीसी जो मद्रास का जो गवर्नर था निकोलस मोर्स, इसको मदद करने के लिए निकोलस मोर्स ये जो था अंग्रेजी गवर्नर उस समय 1746 में, इसको मदद करने के लिए अंग्रेज लोग जानते थे कि वहाँ भी युद्ध होगा। तो ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो गवर्नर था निकोलस मोर्स, और इसको मदद करने के लिए
EIC ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक बार्नेट अंग्रेजी कमांडर को भेजी, माने सेना कमांडर, एक कमांडर था या बार्नेट करके था। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज वहाँ से आई ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद करने के लिए। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी तो यही थी भारत में। पहले इसको हम ऐसे समझते हैं, चूँकि आसानी से इसको समझना है सीक्वेंस से। फ्रेंच कंपनी, तो अंग्रेजी कंपनी यानी EIC इसको बोलते हैं हम शॉर्ट में, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसको फ्रेंच कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यही मेन दोनों में लड़ाई था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद करने के लिए, यानी निकोलस मोर्स को मदद करने के लिए, निकोलस मोर्स ये जो EIC ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर निकोलस मोर्स थे, इनको हेल्प करने के लिए अंग्रेज लोग जो ब्रिटेन में जो बैठे हुए थे वो लोग मदद करने के लिए भेजे बार्नेट को। बार्नेट तो था, ये एक कमांडर था, सेना का कमांडर। ये आ रहा था ये निकोलस को मदद करने। तो जान रहा था कि भारत में भी युद्ध होगा फ्रांसीसी से। देखिए ये पांडिचेरी हो गया फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर, और ये मद्रास जो है ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों का हेडक्वार्टर था, ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर। तो इनको मदद करने के लिए आ रहा था बार्नेट। ये बात को पता चल गया डुप्ले को। तो बार्नेट आ रहा था, ये क्या किया कि फ्रांसीसी जलपोत है उसको पकड़ लिया, कब्जा कर लिया, उसको डुबो दिया या नष्ट कर दिया। ये बार्नेट इस तरह का हरकत किया तत्कालिक। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का मामला तो था ही, लेकिन तत्काल में इसका ये भी प्रश्न इसमें बनता है, कर्नाटक के प्रथम युद्ध में पहल कौन किया जिससे युद्ध हो गया भारत में दोनों कंपनी के बीच। तो इसमें है कि पहल जो है अंग्रेज लोग किए, चूंकि उनका कमांडर, सेना का कमांडर जो बार्नेट था, वो फ्रांसीसी जलपोत को पकड़ लिया, अपने कब्जे में कर लिया और नष्ट कर दिया। तो डुप्ले जो था कैसे बैठा रहता। ये डुप्ले जो है फिर एक मॉरिशस जो है अफ्रीका के बगल में एक देश है, जहाँ मैंने पढ़ाया था कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब आई तो कहाँ कहाँ जो अपना फैक्ट्री कहाँ अधिकार जमाए थे, अपना पैर जमाए थे। तो उसमें मैं 1721 में बताया था कि मॉरिशस में भी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था। तो ये अपना तो पांडिचेरी में जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था डुप्ले, यही लिखते हैं समझ में मतलब आसानी से समझने के लिए डुप्ले। ये डुप्ले अपना मॉरिशस के गवर्नर को बुलाया अपने मदद के लिए। मॉरिशस के गवर्नर जो फ्रांसीसियों का इस पर अधिकार था, मॉरिशस के गवर्नर जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का इस पर अधिकार था, जो अफ्रीका के बगल में एक देश था। 1721 में हमने बताया था कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो कहाँ कहाँ अपना भारत में पैर जमाई थी। तो भारत के बाहर यही एक मॉरिशस देश था जहाँ ये लोग अपना पैर जमाए थे। तो यहाँ के गवर्नर जो थे ला बुर्डोने, देखिए इनको, ये मॉरिशस के गवर्नर जो फ्रांसीसी गवर्नर थे,
तो इनको बुला लिया कि ये डुप्ले बुलाया मदद के लिए। तो ये जो है 3,000 सैनिक लेकर के 3,000 सैनिक लेके ये मद्रास को पानी के ओर से और स्थल की ओर से चारों तरफ से आके घेर लिया। ये ला बुर्डोने जो है ये मद्रास को, जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये था हेडक्वार्टर, इसको आकर घेर लिया। किसकी तरफ से? डुप्ले की तरफ से। यही तत्कालीन कारण बना। तत्कालीन कारण तो वो था कि जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेना कमांडर था बार्नेट, वो जो था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को जहाज को डुबो दिया, यानी नष्ट कर दिया 2 जहाज को। तो वहाँ ये डुप्ले जो है गुस्सा हो गया कि भाई ये तो पहल कर दिया अंग्रेज, तो हमको तो भी लड़ाई लड़ना होगा। तो ये अपने तरफ से डुप्ले जो है अपनी सुरक्षा के लिए अपने तरफ से मॉरिशस के गवर्नर ला बुर्डोने को बुलाया। ये 3,000 से अपना सैनिक लेकर और स्थल मार्ग से और समुद्र से, पानी की तरफ से, दोनों तरफ से मद्रास को घेर लिया। और घेर ही नहीं लिया बल्कि मद्रास को जीत लिया। मद्रास को जीत लिया ये ला बुर्डोने डुप्ले की तरफ से। माने फ्रांसीसी लोग, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मद्रास जो हेडक्वार्टर था, उसको ये लोग जीत लिया। जब जीत लिया तब तो उनको भी लगा कि अनवरुद्दीन को कि मेरे क्षेत्र में है, मेरे ही नियंत्रण में है, और इस तरह का घटना हो गया। इसी बीच में दोनों में मनमुटाव होता है, ला बुर्डोने और डुप्ले में। ये जो ला बुर्डोने जो है, ला बुर्डोने जो मॉरिशस का गवर्नर था, ये जो था ये बहुत रिश्वतखोर था, ये घूसखोर था ये। और डुप्ले, पहले ही हम बता देते हैं कि ये जो थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी कंपनी थी, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज का लोग जो इंग्लैंड का जो कंपनी थी वो प्राइवेट लिमिटेड थी। तो ये जो ला बुर्डोने था ये रिश्वतखोर था, रिश्वत लेकर, माना ये इसको लगा कि एक वार्ता हुई थी डुप्ले से और अनवरुद्दीन से, कर्नाटक के जो नवाब थे, कि अगर मतलब कि शांति मतलब युद्ध होता है तो इसके बाद हम अगर मद्रास को हम लौटा देंगे आपको, माने पहले हमको कब्जा करने दीजिए, मतलब मद्रास पर, पांडिचेरी। लेकिन इसको पता चल गया ला बुर्डोने को कि वो डुप्ले जो है फिर दे देगा कर्नाटक के नवाब को। तो ये तो अपने था, घूसखोर था, रिश्वतखोर इसको बोलते हैं। ये 4 लाख पाउंड अंग्रेजों से ले लिया, 4 लाख पाउंड, और 4 लाख पाउंड ले करके और फिर मद्रास अंग्रेजों को लौटा दिया। देखिए कहानी का सीक्वेंस क्या है। पहले फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास पर कब्जा कर ली, ला बुर्डोने की सहायता से ला बुर्डोने ने कब्जा कर लिया यहाँ मद्रास पर, और इस मद्रास को फिर अंग्रेजों से रातों रात मिल गया। ला बुर्डोने, इसको पता चल गया कि डुप्ले जो है हम लोग जीते हैं तो मतलब कर्नाटक के नवाब को लौटाने वाला है, मतलब ऐसा कुछ चर्चा इसको पता चल गया, बात का भनक लग गया। तो ला बुर्डोने पैसा लेकर, रिश्वत लेकर 4 लाख पाउंड लेकर के फिर मद्रास को अंग्रेजों को लौटा दिया। जब अंग्रेजों को लौटा दिया तो डुप्ले ये बात नहीं चाहता था कि अंग्रेजों को लौटाया जाए। तो डुप्ले को खराब लगा, अच्छा नहीं लगा कि तो मेरे ही तरफ से लड़ने आया था ला बुर्डोने, चूँकि फ्रांसीसी गवर्नर था ये भी, लेकिन मॉरिशस में था। और चूँकि एक ही देश के दोनों गवर्नर थे ना, फ्रांस की तरफ से ला बुर्डोने भी था, भले ही देश मॉरिशस था, लेकिन यहाँ गवर्नर जो था फ्रांसीसी गवर्नर था ला बुर्डोने, और ये जो है पांडिचेरी में गवर्नर था डुप्ले। तो ये लौटा दिया मद्रास को अंग्रेजों को ला बुर्डोने। तो डुप्ले को खराब लगा कि तो मैंने जीता हुआ चीज़ फिर लौटा दिया अंग्रेजों को। इसी बीच में है जो फिर जो है अनवरुद्दीन के पास गया, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास ये गया ये डुप्ले, और बोला कि ऐसा है कि हम
मद्रास पर तोप चलाने जा रहे हैं और आप जो है माने मध्यस्थ माने तटस्थ रहिएगा, माने फिर चूंकि मद्रास जीतने के बाद आप ही को हम दे देंगे, ये बोला डुप्ले। इसमें दूसरी बार जो या लड़ाई होगी उसमें पहले ही अनवरुद्दीन को मतलब ये बोल दिया था ये डुप्ले कि मद्रास जीतने के बाद आपको हम लौटा देंगे। ये गया वहाँ और मद्रास को फिर ही जीतने के लिए, मतलब कि मद्रास को फिर दोबारा ही जीत लिया। ये डुप्ले दोबारा जीत लिया। तो अब बात थी कि भाई हमको कर्नाटक के जो नवाब थे अनवरुद्दीन, ये जो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन थे, चाह रहे थे कि हमको अब मिल जाएगा, हमको डुप्ले दे देगा। लेकिन डुप्ले कहा कि जब हम मद्रास को लिए हैं तो हम कैसे देंगे। अब मैंने वो अपनी बात से धोखा, एक तरह से कर्नाटक के अनवरुद्दीन को लगा कि हमको बोल करके लोग धोखा दिया डुप्ले, फिर नहीं दिया हमको मतलब मद्रास। तो ये अपने बेटा महफूज खां, इसका नाम था महफूज खां अपने बेटा को भेजा। अनवरुद्दीन जो था कि मद्रास जा करके और अपने बेटा महफूज खां को भेजा कि जा करके मद्रास पर तुम अपना ले लो, चूँकि डुप्ले से ऐसे वार्तालाप हुई है। तो वहाँ महफूज खां गया और डुप्ले से बोला कि ऐसा ऐसा बात है, आपने तो वादा किया था कि नहीं मद्रास जीत कर आपको माने कर्नाटक को सौंप दिया जाएगा, तो दीजिए कर्नाटक को हमारे अधिकार क्षेत्र में दीजिए। लेकिन वहाँ डुप्ले बोला कि नहीं से अब हम नहीं देंगे। ये इस सेंट थोमे का युद्ध का कारण बना। देखिए अब होगा सेंट थोमे का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के जो कर्नाटक का युद्ध होता है, भारत में दोनों कंपनियां आपस में लड़ती हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें जो है ये युद्ध जो होता है सेंट थोमे का, सेंट थोमे युद्ध, ये जगह है अडयार नदी के तट पर। अडयार नदी के तट पर ये जगह है। ये अडयार नदी के तट पर सेंट थोमे का युद्ध। तो कभी कभी अडयार का युद्ध भी आ जाता है, लेकिन सेंट थोमे का युद्ध ये जो है इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक के प्रथम युद्ध में इम्पोर्टेंट सेंट थोमे का युद्ध 1748। ये सेंट थोमे का युद्ध इम्पोर्टेंट है। इसमें लड़ाई किसकी बीच होती है। अब होते ही इसमें लड़ाई फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच नहीं होगी। इसमें अंग्रेज लोग चला गया नवाब, कर्नाटक के नवाब के पास कि ऐसा ऐसा देखिए हमारा मतलब मद्रास पर जो डुप्ले है फ्रांसीसी लोग अधिकार कर लिए। तो कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन बोला कि ऐसी बात है, तो हमको बोला देने के लिए, हमको दिया भी नहीं। तो ये अपना बेटा को भेज दिया लड़ने के लिए, अपना लेने के लिए इसको मद्रास को, महफूज खान को। देखिए सेंट थोमे का युद्ध होता है महफूज खान में और फ्रांसीसी, ये युद्ध होता है महफूज खान, ये सेंट थोमे का युद्ध महफूज खां। एक तरफ महफूज खां और दूसरे तरफ देखिए ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पैराडाइज कमांडर था। पैराडाइज ये सेना का कमांडर था। ये दोनों के बीच युद्ध होगा। देखिए आमने सामने दोनों के बीच कहाँ होगा, सेंट थोमे का युद्ध। सेंट थोमे नामक जगह पर और नदी का है अडयार नदी के तट पर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में जो तीनों कर्नाटक का युद्ध हुआ है उसमें 3 युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है ये सेंट थोमे का युद्ध, दूसरा अंबूर का युद्ध दूसरे कर्नाटक युद्ध में होगा, और अगला जो कर्नाटक युद्ध होगा उसमें होगा वांडीवास का युद्ध। तो 3 युद्ध को आपको याद रखना है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है इससे। तो सेंट थोमे का युद्ध हो गया, और एक बाद में इसका आएगा कर्नाटक युद्ध, उसमें अंबूर का युद्ध होगा, उसके बाद होगा वांडीवास का युद्ध। तो अंबूर का युद्ध और वांडीवास का युद्ध तो हम बाद में पढ़ेंगे।
अगले कर्नाटक युद्ध में। लेकिन इस कर्नाटक युद्ध में सेंट थोमे का युद्ध जो अडयार नदी के तट पर हुआ 1748 में, ये फेमस है। इस पर ध्यान रखिए। दोनों तरफ से देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये कमांडर लड़ाई कर रहा था युद्ध के मैदान में, और अनवरुद्दीन कर्नाटक का जो नवाब अनवरुद्दीन की तरफ से जो महफूज खां उसका बेटा था। अनवरुद्दीन जो कर्नाटक का नवाब था उसका बेटा था महफूज खां। इसी के बीच में लड़ाई हुई। अब इसको ये हमको जानना है कि दोनों के बीच में देखिए ये लड़ाई जो है बहुत 10,000 अनवरुद्दीन एक तरफ से अनवरुद्दीन ही कहा जाएगा, चूंकि मेन आदमी जैसे यहाँ डुप्ले लड़ रहा था, भले उसका सेना कमांडर पैराडाइज थे, लेकिन ये जो है फेमस लोगों का ही नाम युद्ध में लिया जाता जाना जाता है। तो एक तरह से अनवरुद्दीन लड़ रहे थे माने कर्नाटक की तरफ से, और फ्रांस की तरफ से डुप्ले गवर्नर लड़ रहा था। 10,000, ये 10,000 अनवरुद्दीन कर्नाटक के नवाब का जो उस समय सेना के कमांडर थे महफूज खां की तरफ से 10,000 सैनिक थे, और फ्रांस के तरफ से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो पैराडाइज जो कमांडर थे इनके तरफ से 230 और 700, ये 230 हो गए फ्रेंच का सिपाही माने मिलिट्री सैनिक, और 700 जो भारतीय सिपाही जो थे जो फ्रेंच लोग रखा था, यानी दोनों मिलाकर 930। ये 930 सेना के बदौलत, तोप के बदौलत, ये जो फ्रांसीसी है ये 10,000 को हरा दिया। ये लोग युद्ध से भागना पड़ा। देखिए 10,000 जो महफूज खां के सैनिक जो लोग था, ये उसको 930 यानी 700 भारत के तरफ से फ्रांसीसी लोग रहा, फ्रांसीसी कंपनी रखे थी, भारतीय लोगों को सिपाही के रूप में सैनिक को दर्जा दिया था, मैंने सैनिक बना के, और 230 फ्रांसीसी सैनिक, मैंने दोनों मिलाकर 930। ये 930 डुप्ले की तरफ से, और 10,000 सिपाही जो सैनिक जो थे ये महफूज खां की तरफ से लड़ रहे थे। फिर भी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। हार हो गया किसका? महफूज खां के, यानी भारत, ये जो सिपाही थे जो 700 और 200 फ्रांसीसी सिपाही दोनों मिलाकर जो 930 थे, ये भारी पड़े 10,000 सैनिक पर। यहाँ मद्रास जो है मिल गया किसको? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को, जीत लिया मद्रास। अब जीतने के बाद देखिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो मद्रास में जब जीत लेती है, अब क्या होता है? और एक खास बात इसमें से जुद्धबंदी जो था उसमें जो कभी ब्रिटेन का भारत में जो पॉलिटिकल पावर जो बनाया क्लाइव, वो भी जुद्धबंदी था इस सेंट थोमे का युद्ध में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी उसको भी जुद्धबंदी बना लिया था, क्लाइव को। तो ये अब 1700 देखिए, ये डुप्ले अपने के अंडर में मद्रास हो गया, हार गया अनवरुद्दीन, तो मद्रास हो गया। इसी बीच में 1748 में ही हमने बताया था ए पापे, देखिए ए पापे, तो ए माने एक्सला सेपल, पा माने पांडिचेरी, आपे माने पेरिस। तो ये दोनों तो अभी कर्नाटक का युद्ध हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ये पहला कर्नाटक का युद्ध, इसमें एक्सला सेपल होगा, एक्सला सापेल, एक्सला सापेल। इस संधि के का द्वारा एक्सला सापेल के संधि जो हुआ, इसके कहीं कहीं रहता है ए ला सापेल, ए ला सापेल भी रहता है, किसी किसी बुक में भी है एक्सला सापेल या एक्सला सापेल या ए ला सापेल, दोनों में कोई रहता है। तो ये संधि के द्वारा फिर जो है फ्रांस और
ब्रिटिश इंडिया कंपनी, वहाँ जो उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया इसी संधि से। इस संधि से फ्रांस और ब्रिटेन में जो युद्ध चल रहा था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का, वो युद्ध समाप्त हो गया। अब जब युद्ध समाप्त हो गया तो स्वाभाविक बात है कि सब क्षेत्र अपने आप आपको देना पड़ेगा। तो ये संधि से जो ये डुप्ले महोदय जो जीत के रखे थे मद्रास को, इनको लौटाना पड़ा मद्रास। किसको? अंग्रेजों को। डुप्ले को मद्रास लौटाना पड़ा अंग्रेजों को, इन्होंने लौटा भी दिया इस संधि से। और अंग्रेज लोग जो अमेरिका में, जो फ्रांस का एक था लुईबर्ग, एक क्षेत्र था, देखिए लुईबर्ग, ये अमेरिका में था। ये लुईबर्ग को फ्रांसीसी लोग, अंग्रेजों, फ्रांस का एक क्षेत्र था लुईबर्ग, वो अंग्रेज लोग अधिकार कर लिया था। तो अंग्रेज लोग इसको फ्रांस को दे दिया, फ्रांस को दे दिया, माने ज्यों का त्यों। अब मेन हम इस पर आते हैं कि जिसको जो जगह था, लुईबर्ग फ्रांस को मिल गया, जो अंग्रेज लोग अपने अधिकार में रखा था, और फ्रांसीसी लोग जो मद्रास, जो हेडक्वार्टर था अंग्रेजों का, उसको जो अपने अधिकार में रखा था, वो मद्रास को मिल गया। माने EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, मद्रास मिल गया इनको। फिर और फ्रेंच कंपनी को, इनको क्या मिला? लुईबर्ग। अनवरुद्दीन का क्षेत्र जो कहते हो रहा, अनवरुद्दीन जो कर्नाटक का नवाब था, उनका क्षेत्र जेब की तरह। यानी 1748 के, जो 1746 ले 48 का जो भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, उसमें ज्यों का त्यों कोई विजय हुआ किसी का, न किसी की हार हुई। माने जिसका जो क्षेत्र था उसको अपने आप, माने वो जो एक्सला सापेल की जो संधि हुई, उसे ज्यों का त्यों सबको अपना जगह मिल गया। लेकिन ये भारत के इतिहास के लिए बहुत इसका परिणाम गहरा हुआ। ये महत्वाकांक्षा जो है फ्रांसीसी कंपनी जो डुप्ले का, इससे बहुत बढ़ गया। और पहली बार महत्व बता रहे हैं इस कर्नाटक युद्ध का महत्व क्या है, कि पहली बार भारत के किसी देशी, हमारे देश के किसी देशी राज्य से लड़ाई हुआ, और उस लड़ाई में ये लोग जीत गया। माने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो जीत गई, और जीतने के बाद उसको लगा कि अब भारत में पॉलिटिकल पावर, माने प्रभुत्व जमाया जा सकता है। यहाँ के जो आपसी फूट है, मतभेद है जो देशी राज्यों का, उसका लाभ उठाया जा सकता है। ये डुप्ले को लगा, और इस डुप्ले को, नीति को बाद में आने वाले दिन में आगे जो हम पढ़ाएंगे, फिर आगे जो है बताएंगे इसको, कि अंग्रेजों ने उसको डुप्ले के नीति को, पॉलिसी को फॉलो किया। तो सबसे पहले महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा फ्रांसीसियों को जगी, उसके बाद अंग्रेजों को जगती है। क्योंकि पहला युद्ध जो था, ये जो देशी राज्यों, जो महफूज खां से 10,000 सैनिक को हरा देना, 930 सैनिक के सहारे, 930 सैनिक लेकर के फ्रांसीसियों ने 10,000 सैनिकों को हरा दिया। तो ये जो है बहुत बड़ा, माने भारत के इतिहास में गहरा छाप छोड़ गया सेंट थोमे का युद्ध। ये महत्व रहा। और एक और बात इससे निकल के आया कि 700 जो भारतीय सिपाही थे, जो फ्रांसीसी लोग अपने रखे थे अपने पास, माने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रखे थे 700 सिपाही, ये इतने वफादार थे कि डुप्ले को पता चला कि भारत में सैनिक को अगर रखते हैं हम लोग, तो इससे बड़ा से बड़ा युद्ध जीत सकते हैं, क्योंकि भारत के जो सैनिक हैं वफादार सैनिक हैं। तो ये दो कारण बहुत, माने महत्व जो है इसका परिणाम कर्नाटक के प्रथम युद्ध का भारत के इतिहास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहीं से पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा जगती है। और ये पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा इतना विकराल रूप बाद में धारण कर लेगी कि इसी में बीच छुपा हुआ कर्नाटक के तीनों युद्ध में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बाद में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा देती है, और 200 साल तक हमारे देश पर इन लोगों का राज्य होता है। बाद में मतलब कि इन लोगों को क्रांति करके हम पूरे देश में फ्रीडम स्ट्रगल करके इन लोगों को भगाना पड़ा। लेकिन ये बीच जो है ना, यहीं से कर्नाटक के प्रथम, द्वितीय, तृतीय युद्ध से ही शुरुआत होती है। तो इस तरह का आधुनिक भारत के इतिहास में कर्नाटक का प्रथम युद्ध हमने बताया। और इस
जो आज जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध का टॉपिक था। आने वाले जो समय होगा उसमें मैं द्वितीय कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध का पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।